हेलो एवरीवन, वेलकम टू ड्रॉपर क्लास। आरआरबी एएलपी हीट इंजन के ऊपर ये क्लास नंबर 3 है। इसके पहले मैं ऑलरेडी 1 और 2 क्लास करवा दिया। तो अगर आप फर्स्ट टाइम ये वीडियो देख रहे हैं यानी क्लास 3 अटेंड कर रहे हैं तो आपको मैं बता दूं कि इस चैनल पर मैं हीट इंजन के ऊपर यानी पार्ट बी में जो हीट इंजन सब्जेक्ट है उसके ऊपर एक प्रॉपर सेशन करवा रहा हूँ जो बिल्कुल फ्री है और इस चैनल में अवेलेबल है। तो अपने जो पार्ट बी है उसके लिए अगर हीट इंजन सब्जेक्ट सिलेक्ट किए तो मेरा हाईली रिकमेंडेशन ये रहेगा कि ये जो सीरीज़ है इसको ज़रूर कंप्लीट करो ताकि आपका जो प्रिपरेशन है उसमें और भी बेहतरी आए। क्योंकि मेरा देखो 2018 रिक्रूटमेंट में मेरा भी हीट इंजन था और इसको मैंने बहुत ही ईजिली आसानी के साथ अच्छे नंबर के साथ क्वालिफाई किया था। तो मेरा जितना एक्सपीरियंस है जितना गाइडेंस है आपको प्रॉपरली मिलता जाएगा। ठीक है, तो शुरू करते हैं हीट इंजन क्लास नंबर 3। देखो, शुरू करने से पहले जैसे मैंने फर्स्ट 2 वीडियो में बताया आपको भी बता रहा हूँ कि आपके पास मिनिमम क्या क्या चीज़ होना चाहिए। आपके पास एक या तो नोट रहना चाहिए या फिर बुक्स रहना चाहिए फिजिकल फॉर्मेट में, राइट। क्योंकि देखो मैं जो पढ़ाऊँगा मैं जो दिखाऊँगा आपको उसमें आपको समझाऊँगा, उतना थ्योरेटिकल लिख के आपको बताऊँगा नहीं क्योंकि उतना पॉसिबल नहीं होगा ना। तो आपको मैं समझाऊँगा, उसका जो थ्योरी है वो किताब में मिलेगा नहीं तो नोट्स में मिलेगा। अब देखो नोट्स की बात करें तो dropperclass.com में मेरा हैंड रिटेन नोट्स अवेलेबल है। तो वो आप लेंगे तो आपको ये अच्छा होगा आपके लिए कि मैं जो पढ़ा रहा हूँ बस उस नोट्स को फॉलो करके पढ़ा रहा हूँ। तो वो नोट्स आप लेंगे और इधर से आप लेक्चर देख रहे हैं तो दोनों को कंपेयर करेंगे, दोनों को मिलाएंगे तो एक मतलब उधर पढ़ रहे मैं जो दिखा रहा हूँ उधर देख रहे पढ़ रहे हैं, रेगुलर प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो एक अच्छा जो आपस में जो प्रिपरेशन है दोनों को मिला के वो अच्छा बेहतर होगा और भी बेहतर होगा। नहीं तो आपके पास बुक्स रहना चाहिए। अब देखो एक बुक से एक किताब से काम नहीं चलेगा क्योंकि एक किताब में ये प्रॉपर जो सिलेबस है ये कंप्लीट नहीं कर पाएगा। इसके लिए आपको 2-3 बुक लेना पड़ेगा। तो या फिर ये लो या फिर नोट्स लो, मेरा नोट्स लो या फिर किसी भी जगह से नोट्स लो, जहाँ से भी लो आपका मर्जी, पर आपके पास मिनिमम होना चाहिए। और सेकेंडली क्या है, मॉक टेस्ट। आपके पास मॉक टेस्ट भी आपको देना पड़ेगा क्योंकि रेगुलर आप मॉक टेस्ट देंगे, मान लो कि एक सेट में 75 क्वेश्चन है तो 10 सेट में 750 क्वेश्चन है। जितना भी सेट बढ़ेगा उतना आपके लिए क्या होगा, प्रैक्टिस ज़्यादा कर पाएंगे। आपका वो अगर लगाएंगे तो 75 क्वेश्चन उसका प्रॉपर एनालिसिस देखेंगे, आंसर सोल्यूशन देखेंगे तो क्या होगा, वो भी आपको पढ़ाई में हो जाएगा। तो 75 क्वेश्चन जितना सेट लगाएंगे उतना क्वेश्चन स्टॉक, आंसर स्टॉक आपके लिए बढ़ेगा। रेगुलर प्रैक्टिस करेंगे तो वो जो क्वेश्चन है वो आपको मिलेगा। ये भी dropperclass.com में है जिसमें मैंने खुद से उसका जो क्वेश्चन है वो सिलेक्ट किया है और जो क्वेश्चन एग्जाम में पूछते हैं वही क्वेश्चन में इसमें डाला है। तो उल्टा सीधा क्वेश्चन नहीं है। तो वो भी आप लगाएंगे तो हर दिन हर 2-3 दिन छोड़ के उसमें एक एक करके सेट अपडेट कर रहा हूँ। तो जितना भी क्वेश्चन सेट लगाएंगे उसका क्या है, आपका क्वेश्चन स्टॉक, आंसर स्टॉक बढ़ेगा। तो जो प्रिपरेशन है उसमें बहुत अच्छा होगा। तो आप dropperclass.com में भी ले सकते हैं या फिर किसी भी जगह से ले सकते हैं, पर आपके पास नियम होना चाहिए। अब देखो चलते हैं टॉपिक पे। पहले मैंने 2 वीडियो में बताया क्या क्या चीज़ बताया। एक तो बताया कि हीट इंजन क्या है, इसका टाइप क्या है, क्या कैसे काम करते हैं, इसका जो इंट्रोडक्शन है वो बताया फर्स्ट वीडियो में। सेकंड वीडियो में मैंने क्या बताया, 4 स्ट्रोक्स 2 स्ट्रोक के बारे में बताया, स्ट्रोक क्या है उसके बारे में बताया, पिस्टन की जो सिलेंडर के साथ जो मूवमेंट है जो वो उसको मैं डिफाइन किया था और भी समझाया था। इसमें देखो थोड़ा और भी समझा देता हूँ कि पिस्टन क्या कैसे मूवमेंट करते हैं। देखो ये समझ के ही अब नेक्स्ट स्टेप की तरफ बढ़ेंगे। देखो ये एक सिलेंडर है, ठीक है। सिलेंडर की ये है टॉप डेड सेंटर, ये है टॉप डेड सेंटर। जो टॉप डेड सेंटर बॉटम डेड सेंटर के बारे में नहीं जानते तो पिछला 2 वीडियो देख लो। तो टॉप डेड सेंटर, बॉटम डेड सेंटर, जब पिस्टन बॉटम डेड सेंटर में रहेगा तब ये देखो ये क्या है, ये जो है ये वाला ये जो है ये है क्रैंकशाफ्ट, ठीक है। ये है क्रैंकशाफ्ट, राइट। तो क्रैंकशाफ्ट की जो पोजीशन है उसके ऊपर बहुत कुछ डिपेंड करते हैं। क्या डिपेंड करते हैं, देखो अगर पिस्टन, ये है पिस्टन, ये है कनेक्टिंग रॉड और ये है क्रैंकशाफ्ट, ठीक है। तो पिस्टन जब बॉटम डेड सेंटर पे होगा
तब देखो जो क्रैंकशाफ्ट की पोजीशन है ठीक कुछ इस तरह से रहेगा, मतलब इसका जो ये वाला पार्ट है, पिस्टन क्या क्या है, क्रैंकशाफ्ट कौन सा है, देखो ये वाला है क्रैंकशाफ्ट की जो एक्सिस है वो, ठीक है। तो ये जो पोजीशन है अभी इसी पोजीशन में जब रहेगा तब पिस्टन बॉटम डेड सेंटर में रहेगा। ये अभी ये रिवॉल्विंग है, मतलब ये घूमता है, ऐसे ऐसे घूमता है, ठीक है, ऐसे घूमता है, ऐसे घूमता है। तो ये जो घूमना है ये जो रिवॉल्विंग है ना, ये 60 सेकंड में लगभग 3000 आरपीएम के स्पीड से घूमता है, ठीक है। और हर सेकंड मानो कि 50 के आरपीएम से घूमता है, मान लो कि कितना स्पीड है। तो ये जो रिवॉल्व करेगा, अभी देखो ये क्रैंक शाफ्ट की जो ये पोजीशन है, इस पोजीशन मतलब क्या, पिस्टन ऐसे है। अब देखो क्रैंक शाफ्ट पिस्टन अगर इधर से ऊपर चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा मतलब किस पोजीशन में रहेगा, टॉप डेड सेंटर में रहेगा। मान लो कि ये है अभी पोजीशन, ठीक है। अब देखो हाँ ये पोजीशन, तब क्या होगा, ऐसे ये जो क्रैंकशाफ्ट है ऐसे घूमेगा, तो ये जो पोजीशन है अभी ऊपर हो जाएगा, मतलब मानो कि इसी तरह कुछ हो जाएगा। तब पिस्टन क्या होगा, बॉटम डेड सेंटर से टॉप डेड सेंटर जाएगा। ऐसे ही करते करते ये जो पूरा साइकिल है, अभी साइकिल क्या है, पिछले वीडियो में मैंने बताया कि 3 स्ट्रोक कंप्लीट जब होगा, सक्शन स्ट्रोक, फिर होगा कंप्रेशन स्ट्रोक, फिर क्या होगा एक्सपेंशन स्ट्रोक, और क्या होगा एग्जॉस्ट स्ट्रोक। ये चारों स्ट्रोक जब कंप्लीट होगा तब उसको एक साइकिल कंप्लीट हुआ ये बोला जाएगा। तो ये चारों जो साइकिल है इसमें एक जो मतलब पहले सक्शन स्ट्रोक, ये इंटरनेशनली माना जाता है कि पहले सक्शन, किसी भी स्ट्रोक मान सकते हैं क्योंकि इतना स्पीड होता है, इतना स्पीड में अब क्या फास्ट आएगा क्या लास्ट आएगा उसका अलग से कुछ नहीं है, पर समझना आसान है इसीलिए पहले सक्शन स्ट्रोक को माना जाता है, पहले कंप्रेशन, उसके बाद देन एक्सपेंशन, देन एग्जॉस्ट। तो अब देखो ये जो पिस्टन है इसके ऊपर क्या सिलेंडर है, इसके ऊपर क्या लगा है, ये है वाल्व। ये क्या है, ये है इनलेट वाल्व और ये क्या है आउटलेट वाल्व। तो दोनों वाल्व जब पिस्टन मानो कि इसी पोजीशन में है, यानी टॉप डेड सेंटर पे पिस्टन है, जब नीचे आएगा यानी इसी मूवमेंट होगा। इसका पिस्टन की मूवमेंट क्या है सिलेंडर के अंदर, मैंने ऑलरेडी पिछले वीडियो में बताया, रेसिप्रोकेटिंग मूवमेंट, ये एग्जाम में पूछता है, ठीक है। रेसिप्रोकेटिंग मूवमेंट एग्जाम में पूछता है। तो जब नीचे आएगा तब देखो ये जब ऊपर था, जैसे मैंने बताया था कि जो क्रैंकशाफ्ट की पोजीशन है ये इधर नहीं होके कुछ इस तरह से था, इसी पोजीशन में था, मानो कि इस तरह, मानो कि इसी साइड और एक पिस्टन लगा है, ठीक है। ये क्या है, मल्टी सिलेंडर के लिए मैंने दिखाया, मल्टी, इधर भी एक पिस्टन लगा हुआ है, इधर भी एक पिस्टन लगा हुआ है, बस मैं एक पिस्टन को दिखा रहा हूँ। ये मल्टी सिलेंडर की जो क्रैंकशाफ्ट है, ये एक सिलेंडर रहेगा तो ये सब नहीं रहेगा, बस एक ही रहेगा, ठीक है। तो अब देखो ये क्रैंकशाफ्ट की पोजीशन इसी पोजीशन में है, ठीक है, और जो है इधर तक है। अब इसको टॉप डेड सेंटर से पिस्टन बॉटम डेड सेंटर के साइड आएगा, तो यानी ये जो है अभी ये ऐसे घूम के, मतलब ऐसे घूम के इसी पोजीशन में आ गया। ये जो घूमना है और क्या है, टॉप डेड सेंटर पिस्टन, टॉप डेड सेंटर से बॉटम डेड सेंटर आ गया। तो ये जो घूमना है ऐसे मानो घूमा, तो कितना डिग्री घूमा, 180 डिग्री घूमा, ठीक है। क्या आधा सर्कल क्या 180 डिग्री होता है, तो 180 डिग्री घूमा। तब क्या हुआ, सक्शन स्ट्रोक कंप्लीट हुआ। फिर अभी इस पिस्टन की पोजीशन इस पोजीशन में है, राइट, अब इस पोजीशन में है। अगर इस पोजीशन में होगा तब क्या होगा, फिर जाएगा कंप्रेशन। देखो जब पिस्टन टॉप डेड सेंटर से बॉटम डेड सेंटर में आया तब देखो क्या होगा, तब इनलेट वाल्व के थ्रू जो एयर फ्यूल मिक्सचर है वो इन में होगा, मतलब इनलेट वाल्व खुला रहेगा, राइट, मतलब ये खुला रहेगा। और क्या है, ये जो आउटलेट वाल्व है ये बंद रहेगा, ठीक है। बंद रहेगा मतलब इसका क्या रहेगा, ऐसे रहेगा, ठीक है। और जब कंप्रेशन स्ट्रोक शुरू होगा तब देखो कंप्रेस्ड होना है, मतलब किसी भी होल, किसी भी जगह खाली नहीं रहना चाहिए जहाँ से लीक हो सके। तो तब क्या होगा, ये जो दोनों वाल्व है दोनों वाल्व बंद हो जाएगा, ठीक। और जब फिर कंप्रेशन खत्म होगा, कंप्रेशन होगा मतलब क्या, अभी जब सक्शन खत्म हो गया तब पिस्टन की पोजीशन इसमें इस पोजीशन में है, अब कंप्रेस होगा, कंप्रेस होकर फिर वापस इधर जाएगा, फिर कंप्रेस हो गया,
अब देखो एक्सपेंशन, एक्सपेंशन मतलब क्या, एक्सपैंड करेगा। अब एक्सपैंड कैसे करेगा, एक्सपैंड कैसे करेगा, फुल एयर फ्यूल मिक्सचर है वो एक्सपैंड कैसे करेगा। इसके लिए देखो इग्निशन प्लग, इधर है इग्निशन, मतलब जलाना पड़ेगा अंदर ना, जो बाइक में स्पार्क मतलब स्टार्ट करते हैं गाड़ी, जो स्पार्क होता है वही है स्पार्क इग्निशन। तो स्पार्क इग्निशन, एक स्पार्क प्लग इसमें होता है, इसी पोजीशन ये हो स्पार्क प्लग की पोजीशन। तो स्पार्क प्लग रहता है जब आप गाड़ी स्टार्ट करते हैं, जब बटन प्रेस करते हैं तो स्पार्क प्लग के थ्रू इधर आग जलता है। और अभी हाईली कंप्रेस्ड है अंदर, हाईली कंप्रेस्ड का मतलब क्या, हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर में है, तब इधर एक ब्लास्ट होगा, अंदर ब्लास्ट होगा और जो पुश करेगा हेवी, मतलब हेवी प्रेशर के साथ पुश करेगा पिस्टन को, और पिस्टन फिर क्या होगा, इस पोजीशन से फिर वापस नीचे ही पोजीशन पे आ जाएगा। तब भी देखो ये दोनों वाल्व रहेगा बंद, ठीक है। अब देखो जब वापस खत्म होगा इसका काम, ये जो एक्सपेंशन स्ट्रोक मैंने पिछले वीडियो में क्या बताया था, एक्सपेंशन स्ट्रोक को ही पावर स्ट्रोक या फिर वर्किंग स्ट्रोक बोला जाता है, क्योंकि इसी स्ट्रोक में ही काम होता है, बाकी सारे स्ट्रोक में काम करते नहीं है। बाकी सारे स्ट्रोक ये काम करवाने के लिए बाकी प्रोसेस है, पर काम एक्चुअली होता है इसी एक्सपेंशन स्ट्रोक के थ्रू, क्योंकि इसमें जो हाई प्रेशर होगा इसके थ्रू ये जो क्रैंकशाफ्ट है वो घूमेगा, ठीक है, वो घूमेगा। तो वो घूमेगी, देखें, इसलिए इनिशियली आप जो गाड़ी में स्टार्ट, जो पुराना जो मतलब इंजन है वो स्टार्ट करने के लिए आप ऐसे घुमाते हैं ना, इनिशियल मूवमेंट आपको देना पड़ेगा। पर ये जब स्पार्क होगा जलेगा, उसके बाद जितना भी मूवमेंट होगा, मतलब जो रोटरी मोशन हो, क्रैंकशाफ्ट की जो रोटेशन हो, ये सब इसी वर्किंग स्ट्रोक यानी एक्सपेंशन स्ट्रोक की वजह से ही होता है, ठीक है। ये अभी देखो इसके अंदर जितना भी एयर फ्यूल मिक्सचर है वो जल गया, अभी बर्न हो गया, अभी तो वो अभी कुछ काम का नहीं है, तो उसको आप निकालना पड़ेगा, जिसके लिए ये जो आउटलेट वाल्व है ये खुल जाएगा, इनलेट वाल्व बंद रहेगा, आउटलेट वाल्व खुल जाएगा। तो इधर से ये जो बर्न ये है आपका जो फ्यूल है वो निकल जाएगा। अब देखो ये एक्चुअली मैंने इतना क्यों समझाया, इसके पीछे एक ही कारण है, क्योंकि जो ये सब जो फंक्शनलिटी इतने अच्छे से, इतने बढ़िया टाइमिंग के साथ काम होता है, ये किसके मदद से होता है, टाइमिंग गियर की मदद से। टाइमिंग गियर के थ्रू ये सब जो काम है ये चलता है, ठीक है। टाइमिंग गियर ही आपका जो किस टाइम वाल्व ओपन होना है, किस टाइम क्लोज होना है, ये जो पिस्टन है, पिस्टन मूवमेंट के साथ इसको लिंक करता है, ठीक है। टाइमिंग गियर नहीं रहेगा इंजन में तो काम नहीं चलेगा, समझ रहे हो। टाइमिंग गियर आईसी इंजन की एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है, ठीक है, जो टाइमिंग को डिटरमाइन करता है, टाइमिंग को डिफाइन करता है कि किस टाइम में क्या, कौन सा वाल्व किसको क्या किस पोजीशन में होना चाहिए। समझ में आ गया। तो इसका जो फंक्शन क्या है, टाइमिंग गियर का फंक्शन क्या है, फंक्शन आपको मैंने बताया, फंक्शन क्या बताया कि ये टाइमिंग को, ये जो प्रेसियस टाइमिंग है, ये जो मतलब इतना जो छोटा छोटा टाइमिंग है, इसको सही से डिफाइन करना है टाइमिंग गियर की काम, ठीक है। ये सिंक्रोनाइज की काम भी करता है। देखो गियर, ये जो टाइमिंग गियर है, अगर कैमशाफ्ट और क्रैंकशाफ्ट दोनों में, मतलब दोनों में बीच में कोई गैप नहीं रहेगा, इसके साथ क्रैंकशाफ्ट, ये कैमशाफ्ट है और ये क्रैंकशाफ्ट है, तो दोनों के साथ डायरेक्ट लिंक होगा, तब इसको टाइमिंग गियर बोलेगा। अब देखो ये जो गियर है ना, ये कभी जो क्रैंकशाफ्ट है ये कभी इस पोजीशन में ना रह गए, थोड़ा दूर भी रह सकता है। जब दूर में रहेगा तब एक चेन या फिर बेल्ट के साथ ये कनेक्ट रहेगा, ठीक है, एक बेल्ट के साथ तब कनेक्ट रहेगा। तब देखो ये सिंक्रोनाइजेशन की जो बात है, ये कैमशाफ्ट के साथ क्रैंकशाफ्ट की जो मूवमेंट है दोनों को सिंक्रोनाइज करते हैं। मतलब मानो कि ये इस साइड घूमेगा तो इसको इस साइड घूमना है, ठीक है, इसको सॉरी इस साइड घूमना है। ये जो सिंक्रोनाइज, ये जिस साइड घूमेगा वो भी घूमेगा, ये जितना घूमेगा, एक देखो एक दो रेवोल्यूशन, क्रैंकशाफ्ट की दो रेवोल्यूशन के साथ जो कैमशाफ्ट है एक बार घूमते हैं। तो ये जितना मूवमेंट है ये दोनों आपस में सिंक्रोनाइजेशन काम करते हैं टाइमिंग गियर। पर देखो जब बेल्ट एंड या फिर चेन के साथ दोनों का लिंक होगा तब क्या, तब ये जो रोटरी मोशन, इसमें क्या मोशन होता है, रोटरी मोशन, एग्जाम में पूछते हैं, ठीक है, रोटरी मोशन होता है इसमें, या फिर रोटेशनल मोशन होता है। तो रोटेशनल मोशन को जो ट्रांसफर करना कैमशाफ्ट के साथ, जो क्रैंकशाफ्ट है
दोनों में इसको ट्रांसफ़र करना, ये है आपका ये जो टाइमिंग गियर के काम है, ठीक है। इसका जो वाल्व टाइमिंग को डिफाइन करना इसका काम है, मतलब वाल्व किस टाइम खुलेगा किस टाइम बंद होगा इसको डिफाइन करना है जो टाइमिंग गियर की काम है, ठीक है। इतना सारा काम है जिसके वजह से देखो इंजन की जो एफिशिएंसी है वो भी ठीक से मेंटेन करना है टाइमिंग गियर के काम, क्योंकि टाइमिंग गियर की पोजीशन ये ठीक से काम नहीं करेगा तो इंजन की एफिशिएंसी भी कम हो जाएगा। तो टाइमिंग गियर की क्या क्या काम है समझ में आ गया, टाइमिंग गियर की क्या क्या की पॉइंट्स इंपॉर्टेंट क्या है। ये वाल्व टाइमिंग में ये लगता है इंजन एफिशिएंसी अगर प्रॉपरली सेटिंग होगा, प्रॉपरली ये काम करेगा। मान लो जिस टाइम सक्शन स्ट्रोक में मान लो कि आउटलेट वाल्व खुल गया तो सक्शन स्ट्रोक को मतलब नहीं होगा। अब मानो कंप्रेशन स्ट्रोक में इनलेट वाल्व या फिर आउटलेट वाल्व दोनों में किसी एक खुल गया तो कंप्रेस नहीं होगा सही से। तो टाइमिंग गियर की प्रॉपरली इंजन चलाने में बहुत बड़ा जो इसका अवदान जो जिसको बोलो ये है इम्पोर्टेंस है, ठीक है। तो ये गया टाइमिंग गियर। अब देखो टाइमिंग गियर ये मानो कि ये है क्रैंकशाफ्ट, ठीक है, ये क्रैंकशाफ्ट और कैमशाफ्ट की पोजीशन, ठीक है। तो देखो अब टाइमिंग गियर डायरेक्ट ना ये जो लिंक होता है वाल्व के साथ ये कैसे लिंक होता है, इसी इधर एक पोजीशन इधर एक लगा रहता है ऐसे करके चीज रहता है जिसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं रॉकर। टाइमिंग गियर जो लिंक करते हैं इनलेट वाल्व आउटलेट वाल्व के साथ वो रॉकर के थ्रू लिंक करते हैं, ठीक है, रॉकर के थ्रू। अब देखो रॉकर के साथ ये टाइमिंग गियर है, देखो टाइमिंग गियर को तो उठाना है, मतलब जो इनलेट वाल्व आउटलेट वाल्व उसको तो उठाना है दबाना है, पर इसके लिए तो इसके साथ एक कुछ ना कुछ लिंक रहना चाहिए। पर ये क्या जो रॉकर है, रॉकर क्या इनलेट वाल्व आउटलेट वाल्व के साथ लगा रहता है, क्योंकि खींचना भी होगा पुश भी करना होगा, खींचना भी होगा पुश भी करना होगा। तो लगा नहीं रहेगा तो कैसे होगा। देखो इसके लिए देखो बीच में जो रॉकर है और जो वाल्व है आपस में कोई लिंक होता नहीं है। लिंक मतलब क्या, आपस में ऐसे सटे हुए रहता नहीं है, ऐसे सटे हुए रहता है, बीच में हल्का सा एक गैप होता है। वो क्या कैसे है, देखो मैं थोड़ा इधर ड्राइंग कर रहा हूँ। मानो कि ये है इनलेट वाल्व और ये है आउटलेट वाल्व, ठीक है। तो देखो इधर ये है, ये मानो कि एक क्रैंकशाफ्ट के साथ ये है, तो इसी मानो कि ऐसे है एक रॉकर जो इनलेट वाल्व के लिए है और क्या है, और ये है और एक रॉकर जो आउटलेट वाल्व के लिए, इनलेट वाल्व ये आउटलेट वाल्व। ऐसे बीच में कुछ गैप रखा जाता है और इसी गैप को ही टैपेट क्लियरेंस बोला जाता है। टैपेट क्लियरेंस, टैपेट इसी जो गैप है इसको ही टैपेट क्लियरेंस बोला जाता है। अब ये जो गैप क्यों रखा जाता है ये एग्जाम में पूछते हैं। पहले पूछते हैं कि टैपेट क्लियरेंस किसको कहते हैं। टैपेट क्लियरेंस ये क्या बताया मैंने, इसको क्या रॉकर, इसका नाम है रॉकर। और देखो वाल्व की जो ऊपर पोजीशन, ये जो पोजीशन है इस पोजीशन को क्या कहते हैं, स्टेम। इसी पोजीशन को स्टेम कहते हैं। तो रॉकर एंड स्टेम के बीच में जो गैप है इसी गैप को ही टैपेट क्लियरेंस कहलाता है। ये जो गैप है क्यों रखा जाता है, देखो जब रेलवे ट्रैक के बीच में गैप रहता है, आपको पता है क्यों गैप रहता है, थर्मल एक्सपेंड की वजह से। जब जब बाहर में धूप की टेम्परेचर है जिसकी वजह से ये मेटल है इसको ये थोड़ा एक्सपेंड कर सकता है। अगर एक बीच में गैप नहीं रहेगा तो ऐसे ऊपर उठ जाएगा, जिसके जो ये फेलियर को इग्नोर करने के लिए बीच में गैप रखा जाता है कि कुछ बढ़ेगा भी फिर इधर आके मतलब ये आपस में लग नहीं जाएगा, ताकि कुछ गैप रहेगा और रेल जो है, गाड़ी जो है, ट्रेन वो सही से चले। ठीक इसीलिए इधर भी जो इनलेट वाल्व आउटलेट वाल्व भी पता है कि सिलेंडर के अंदर हाई टेम्परेचर जनरेट होता है, तो जिसके वजह से ये भी तो एक मेटल है, ये इनलेट वाल्व आउटलेट वाल्व भी तो मेटल है, ये भी तो एक्सपेंड करेगा। तो जो अगर एक्सपेंड करके इसके साथ ये अगर माने पूरा गैप नहीं रहेगा तो ऐसे सट जाएगा, हमेशा लगा रहेगा तो दिक्कत है। आगे बताएंगे क्या दिक्कत है, पूरा सट जाएगा तो दिक्कत है। तो इसी जो फेलियर है इसको कम करने के लिए बीच में गैप रखा जाता है। अब देखो ये जो गैप है दोनों में, इनलेट वाल्व आउटलेट वाल्व दोनों में सेम नहीं है, दोनों में अलग है। क्यों अलग है, इनलेट वाल्व देखो, इनलेट वाल्व के काम क्या है,
फ्रेश एयर को खींचना। फ्रेश एयर मतलब एयर फ्यूल, मतलब फ्यूल मिक्सचर को खींचना, मतलब वो ठंडा है वो एज कम्पेयर टू आउटलेट वाल्व। इंजन के अंदर जो फ्यूल है उसके हिसाब से वो बहुत ही ठंडा होगा, जिसके कारण ये जो इनलेट वाल्व है वो हमेशा मतलब ठंडा। देखो अभी ऐसा नहीं है कि बाहर का जो ठंडा है वो ठंडा नहीं है, इंजन में वो गर्म है, हाथ जल जाएगा, पर एज कम्पेयर टू आउटलेट वाल्व ये ठंडा रहेगा, जो ये जिसके कारण ये जो इनलेट वाल्व की एक्सपैंड ये कम होगा एज कम्पेयर टू आउटलेट वाल्व, जिसके कारण इसके बीच में देखो मैं ड्राइंग में ऐसे ही किया है, ये जो गैप है ये गैप कम रहेगा क्योंकि ये एक्सपैंड ज़्यादा नहीं करेगा। पर आउटलेट वाल्व उसमें से क्या निकलता है, जला हुआ गैस, जला हुआ फ्यूल, तो इसीलिए आउटलेट वाल्व की जो एक्सपेंशन है वो बहुत ज़्यादा होगा, इसके कारण इसके बीच में और भी ज़्यादा गैप चाहिए इसके हिसाब से, मतलब इनलेट वाल्व की तुलना में इसके अंदर जो आउटलेट वाल्व है उसमें ज़्यादा गैप होना चाहिए क्योंकि ये ज़्यादा थर्मल एक्सपेंड करेगा। इसीलिए एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है कि किसमें ज़्यादा गैप रहता है, इनलेट वाल्व या फिर आउटलेट वाल्व। आपका होगा आउटलेट वाल्व के साथ जो आउटलेट वाल्व की टेपेट क्लियरेंस में ज़्यादा गैप रहेगा, इनलेट वाल्व की टेपेट क्लियरेंस में कम गैप रहेगा। ठीक है, तो देखो ये ओवरऑल गैप। अभी देखो टेपेट क्लियरेंस, अगर ये जो गैप है ये कम रहेगा तो इसके साथ क्या होगा, इसके साथ लगभग ये बीच में लगा रहेगा। ठीक है, तो क्या होगा, ये जो इनलेट वाल्व है इसका ओपनिंग, इनलेट वाल्व ओपनिंग ये फास्ट होगा और आउटलेट वाल्व क्लोज डिले होगा, जो इंजन एफिशिएंसी में इफेक्ट करेगा। ठीक है, और अगर देखो ये जो गैप है ये गैप बहुत ज़्यादा रहेगा तो जो इनलेट वाल्व की ओपनिंग है वो डिले हो जाएगा और आउटलेट वाल्व की क्लोजिंग है वो फास्ट हो जाएगा, जो भी एक प्रॉब्लम है। ठीक है, सो अगर ये गैप बहुत ज़्यादा कम रहेगा तो लो कंप्रेशन होगा, जिसके वजह से इंजन परफॉर्मेंस में इफेक्ट करेगा, इंजन परफॉर्मेंस कम हो जाएगा। तो इसी गैप को सही से मेंटेन करना है, सही से एडजस्ट करना है, जिसके लिए इसके ऊपर एक स्क्रू लगा रहता है। ठीक है, जिस स्क्रू के मदद से इसको ऊपर नीचे करके एडजस्ट कर सकते हैं। और ये एडजस्ट करने के लिए, ये मेजरमेंट के लिए, बीच में जो गैप रहेगा मेजरमेंट के लिए इधर एक गेज लगा के इसको एडजस्ट करेगा। अब ये जो गेज है इसको क्या बोलेगा, इसका क्या नाम है, फिलर गेज, FLLAR, फिलर गेज। फिलर गेज के थ्रू टेपेट क्लियरेंस मेजर करते हैं और एडजस्ट करने के लिए रॉकर के ऊपर एक स्क्रू लगा रहता है। ठीक है, ये ऐसे ही एडजस्ट करते हैं। ठीक है, ये आई थिंक समझ में आ गया। अब देखो एक चीज़ बताना मैं भूल गया, ये जो आपका टाइमिंग गियर है इसका और एक नाम भी है, इसको टाइमिंग स्प्रॉकेट भी कहते हैं या फिर टाइमिंग जो पुली है वो भी कहते हैं। ठीक है, यानी टाइमिंग गियर जो है वो है टाइमिंग स्प्रॉकेट, वही है टाइमिंग पुली। याद आ गया। अब देखो दिखाएंगे कि 4 स्ट्रोक इंजन में जो वाल्व टाइमिंग डायग्राम है, ये जो वाल्व ओपनिंग क्लोजिंग डायग्राम है, एक क्लोजिंग सिस्टम है, इसके डायग्राम के थ्रू इसको भी डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, वो पेट्रोल इंजन डीजल इंजन दोनों के लिए दिखाएंगे। पहले देखते हैं कि पेट्रोल इंजन की 4 स्ट्रोक वाल्व टाइमिंग डायग्राम। देखो वही जो मैंने ड्राइंग किया था उसको फिर से मैं ड्राइंग किया है, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये हर चीज़ में ये ठीक से समझेंगे ना तो एकदम अच्छे से ये जो सब्जेक्ट है ये क्लियर हो जाएगा, ये जो टॉपिक है ये क्लियर हो जाएगा। ठीक है, देखो शुरू कहाँ से होगा स्ट्रोक, मैंने जैसे बताया कि शुरू होगा सक्शन से, सक्शन स्ट्रोक। तो पिस्टन जब टॉप डेड सेंटर पर रहेगा, ये है टॉप डेड सेंटर और ये है बॉटम डेड सेंटर। ठीक है, इसका और एक मैं जो कोशिश करता हूँ, मानो कि ऐसे कैंगशाफ्ट है वो इसके साथ ऐसे लगा रहेगा। ठीक है, ये है पिस्टन किसके साथ ऐसे लगा रहेगा। तो ये मानो कि ये पोजीशन है, ये पोजीशन क्या, इसी पोजीशन को मैं डिनोट कर रहा हूँ, इसी पोजीशन है ये पोजीशन। ठीक है, अच्छा चलो ये पिस्टन, ये वाल्व, इनलेट वाल्व आउटलेट वाल्व। ठीक है, तो अभी सक्शन स्ट्रोक शुरू होगा, इस पोजीशन शुरू होगा और ये मानो के 0 डिग्री है।
ठीक है, ये 0 डिग्री। तब देखो ये अभी सक्शन होगा, टॉप डेड सेंटर से पिस्टन बॉटम डेड सेंटर आएगा, मतलब इसी साइड मूवमेंट होगा। तो ये क्या होगा, ऐसे घूमेगा, घूम के इसी पोजीशन में आ जाएगा। मतलब ये जो पिस्टन है इस पोजीशन से अभी इस पोजीशन में है, तो कितना घूमा, 180 डिग्री घूमा, ठीक है, 180 डिग्री घूमा। और ये जो क्रैंकशाफ्ट है इस पोजीशन से अभी क्या होगा, इस पोजीशन में आ जाएगा, इस पोजीशन में आ जाएगा, मतलब इसके साथ ये लगा रहता है। और पिस्टन है इधर से ये होगा। तो देखो उसी टाइम मैंने क्या बताया था कि इनलेट वाल्व ओपन होगा, आउटलेट वाल्व क्लोज हो जाएगा। ये इनलेट वाल्व है, ये आउटलेट वाल्व है, ये क्लोज रहेगा। अब देखो पहले ये ना, मतलब एक्चुअल और थ्योरेटिकल दोनों अलग है। थ्योरेटिकली क्या होगा वो पहले समझ लेते हैं, फिर एक्चुअल में जाएंगे। थ्योरेटिकली जब देखो मानो कि ये है टॉप डेड सेंटर, तो जब इधर से शुरू होगा तब इनलेट वाल्व ओपन होगा, ये इनलेट वाल्व ओपन खुला है। फिर देखो ऐसे घुमा, जैसे मैंने ये दिखाया ऐसे घुमा, तो ये हो गया बॉटम डेड सेंटर। तब इस पोजीशन में आएगा, मतलब कि 180 डिग्री घुमा, इनलेट वाल्व ओपन हो गया था, ठीक है। अब देखो ये सक्शन स्ट्रोक, ये सक्शन स्ट्रोक कंप्लीट। अब होगा क्या, कंप्रेशन स्ट्रोक, कंप्रेशन स्ट्रोक होगा। तो कंप्रेशन स्ट्रोक मतलब क्या, फिर से पिस्टन, ये जो पिस्टन है इस साइड से टॉप बॉटम डेड सेंटर से टॉप डेड सेंटर आएगा। और मैंने क्या बताया, जब सक्शन स्ट्रोक होगा तो दोनों ही वाल्व, इनलेट वाल्व आउटलेट वाल्व दोनों ही क्लोज रहेगा, क्योंकि नहीं तो कंप्रेस कैसे होगा भाई, सही ना। कंप्रेस होने के लिए तो सब होल बंद होना चाहिए, तब क्या इनलेट वाल्व आउटलेट वाल्व क्लोज हो जाएगा। मतलब क्या, इस पोजीशन में इनलेट वाल्व क्लोज, और ये होगा सक्शन स्ट्रोक शुरू हो गया इधर से। जो ये क्या क्या सक्शन स्ट्रोक, ये कंप्रेशन स्ट्रोक शुरू हो गया, ठीक। अब देखो मतलब ये क्या है, अभी इस पोजीशन में है, ठीक। अब देखो फिर इस पोजीशन, मतलब इस पोजीशन से इस पोजीशन में आ गया, अब इस पोजीशन से फिर से इस पोजीशन में आ जाएगा, तो कंप्रेशन स्ट्रोक खत्म होगा, ठीक है। अब देखो जब कंप्रेशन स्ट्रोक खत्म होगा, मतलब फिर से इधर आया था पिस्टन, फिर इधर से इधर चला गया, अब कंप्रेशन स्ट्रोक खत्म हो गया। अब क्या होगा, अब एक्सपेंशन स्ट्रोक, एक्सपेंशन स्ट्रोक मतलब पावर स्ट्रोक। पावर स्ट्रोक कैसे होता है, स्पार्क के वजह से, मतलब अंदर आग जलाया जाता है। आग कैसे जलाया जाता है, पेट्रोल इंजन के लिए इधर स्पार्क प्लग होगा, अगर डीजल इंजन होगा तो इधर एक फ्यूल इंजेक्टर रहेगा। एग्जाम में पूछते हैं, ये सब ध्यान में रखो, मैं जो पढ़ा रहा हूँ ना आलतू फालतू के नहीं है, जहां से क्वेश्चन पूछता है वही पढ़ा रहा हूँ। तो हर पॉइंट सही से सुनोगे तो एग्जाम में किसी से भी हर लाइन से क्वेश्चन पूछ सकते हैं, ठीक है। तो फुल इंजेक्टर डीजल इंजन की जगह फुल इंजेक्टर रहता है, और पेट्रोल इंजन में स्पार्क प्लग रहता है। तो अगर स्पार्क प्लग होगा पेट्रोल इंजन की, क्योंकि मैं पेट्रोल इंजन दिखा रहा हूं, तो पेट्रोल इंजन में क्या होगा, इधर स्पार्क होगा, मतलब स्पार्क लगेगा, मतलब इग्नाइट होगा इस वजह में इग्नाइट होगा। तब क्या होगा, शुरू होगा इधर से, क्या होगा, एक्सपेंशन स्ट्रोक शुरू हो गया, मतलब फिर से ये पोजीशन इधर आ गया और एक्सपेंशन स्ट्रोक खत्म हो गया। एक्सपेंशन मतलब क्या, जो पिस्टन है अभी इस पोजीशन से फिर से दोबारा इस पोजीशन में आ गया। अब क्या है, अब तो काम हो गया। तब भी देखो एक्सपेंशन स्ट्रोक में भी इनलेट वाल्व आउटलेट वाल्व दोनों क्लोज रहेगा। अब जब देखो मैं थ्योरेटिकल की बात कर रहा हूँ, एक्चुअल अभी दिखाएंगे। ये ठीक से समझ लो तो थ्योरेटिकल समझने में ज़्यादा दिक्कत नहीं होगा। अब जब देखो एक्सपेंशन खत्म हो गया, तब क्या आएगा, एग्जॉस्ट स्ट्रोक। एग्जॉस्ट होगा, मतलब एग्जॉस्ट मतलब जो बर्न गैस है, बर्न फ्यूल है, उसको निकालेगा। तो निकालने के लिए आउटलेट वाल्व अभी खुल जाएगा, ठीक है। आउटलेट वाल्व खुल जाएगा तो इधर से निकलेगा। तो आउटलेट वाल्व मतलब क्या, अभी ये होगा, अभी इधर से फिर वापस ये होगा, ये एग्जॉस्ट मतलब फिर से दोबारा इधर से, अभी इस पोजीशन में है, फिर दोबारा आ जाएगा, ठीक है, 0 में आ जाएगा, इस पोजीशन में फिर से दोबारा आ जाएगा। तो हो गया, ये हो गया आपका जो थ्योरेटिकल है वो, जिसमें पूरा टॉप डेड सेंटर में इनलेट वाल्व ओपन हो रहा है, बॉटम डेड सेंटर में इनलेट वाल्व क्लोज हो रहा है। फिर ये गया सक्शन स्ट्रोक, और फिर जो सक्शन कंप्लीट हो जाएगा तब शुरू होगा जो बॉटम डेड सेंटर से कंप्रेशन शुरू होगा। फिर कंप्रेशन खत्म होने के बाद इग्नाइट होगा, इग्नाइट के बाद इग्नाइट में एक्सपेंशन स्ट्रोक होगा, फिर होगा एग्जॉस्ट स्ट्रोक। ये गया थ्योरेटिकल। जैसे मैंने बताया कि
एक्चुअल में ऐसा होता नहीं है। एक्चुअल देखो, ऑलरेडी मैं बताया कि 3000 मतलब 3000 आरपीएम से ये घूमता है। तो इतना जो एक्चुअल माने ये जो टाइमिंग है तब होगा, इसी टाइम वो होगा, तो ये इतना आसान अच्छे से काम नहीं करता है। थियोरेटिकली अलग है, एक्चुअली थोड़ा अलग होता है। वो क्या अलग होता है देखो, पेट्रोल इंजन में थियोरेटिकल ठीक से समझ गया तो जो एक्चुअल है वो समझने में प्रॉब्लम होगा नहीं। ठीक है, देखो पेट्रोल इंजन में जहां पर थियोरेटिकल ये हो गया आपका टॉप डेड सेंटर। इस पोजीशन से थियोरेटिकल में क्या दिखा, इनलेट वाल्व ओपन हो रहा था। पर देखो एक्चुअली जब अभी दिखाएंगे एक्चुअली इससे थोड़ा 10 से 20 डिग्री पहले, ठीक है, 10 से 20 डिग्री पहले इनलेट वाल्व ओपन होता है। मतलब इनलेट वाल्व ओपन 10 से 20 डिग्री, इधर मैं इसको लिख रहा हूं 10 डिग्री बिफोर टीडीसी इनलेट वाल्व ओपन। ठीक है, इनलेट वाल्व ओपन हो रहा है बिफोर 10 से 20 डिग्री पहले। और देखो अभी इससे शुरू होगा, ऐसे चलेगा। थियोरेटिकली अगर इसको बॉटम डेड सेंटर माने इस पोजीशन में आके खत्म हो रहा था। थियोरेटिकली मतलब इस पोजीशन में आके इनलेट वाल्व फिर से क्लोज हो रहा था। पर एक्चुअल में मतलब क्या, ये जो पिस्टन है, पिस्टन जब इस पोजीशन में रहेगा, मतलब सक्शन स्ट्रोक इस पोजीशन में रहेगा, तब एकदम जो इनलेट वाल्व है एकदम जब पूरा ऊपर रहेगा टॉप डेड सेंटर पे, उस टाइम इनलेट वाल्व ओपन नहीं होगा। उससे पहले मतलब ठीक इसी पोजीशन में जब पिस्टन रहेगा, जब अगर मान लेते कि सक्शन से शुरू हो रहा है तो इस पोजीशन में जब रहेगा तब इनलेट वाल्व खुलेगा। ठीक है, तब इनलेट वाल्व खुलेगा। अब देखो ये इनलेट वाल्व कब तक खुला रहेगा। थियोरेटिकली मान रहे थे कि जब पिस्टन पूरा बॉटम डेड सेंटर में रहेगा तब तक खुला रहेगा, फिर जब ऊपर बॉटम डेड सेंटर से टॉप डेड सेंटर जाएगा तब बंद होगा। पर एक्चुअल में नहीं, एक्चुअल बॉटम डेड सेंटर पिस्टन आने से पहले ही लगभग 30 से लगभग ये पॉइंट मानो कि ये पॉइंट मैंने ये 30 से 40 डिग्री पहले, 30 से 40 डिग्री पहले इनलेट वाल्व क्लोज हो रहा है। मतलब ये आने से पहले ही लगभग इसी पोजीशन में इनलेट वाल्व क्लोज हो जा रहा है। ठीक है, और आउटलेट वाल्व तो ऐसे ही क्लोज है, पहले से ही क्लोज रहेगा आउटलेट वाल्व। तो इनलेट पूरा बॉटम डेड सेंटर में पिस्टन जब आएगा उससे 30 से 40 डिग्री मतलब कुछ ऊपर, 30 से 40 डिग्री ऊपर में ही ये जो इनलेट वाल्व पे क्लोज हो जाता है। ठीक है, अब देखो इनलेट वाल्व जब क्लोज हो गया तब इस पोजीशन से क्या होगा, इस पोजीशन से शुरू होगा आपका कंप्रेशन स्ट्रोक। ठीक है, ऐसे चलेगा। तो कंप्रेशन स्ट्रोक कब से शुरू होता है, अच्छा इनलेट वाल्व 10 से 20 डिग्री पहले शुरू होता है टॉप डेड सेंटर से, और एंड क्लोज 32 डिग्री टू 40 डिग्री बिफोर बीडीसी। ठीक है, बीडीसी से 30 टू 40 डिग्री बिफोर माने पहले। ठीक है, पहले ये बंद होता है। अब देखो फिर अभी कंप्रेशन शुरू होगा मतलब 30 से 40 डिग्री बिफोर। इसका मतलब क्या, 30 डिग्री से 40 डिग्री बिफोर बीडीसी कंप्रेशन शुरू हो रहा है। एंड ये कब तक चलेगा, ये चलेगा लगभग 10 से 20 डिग्री मतलब 20 से 30 डिग्री। ये कब तक चलेगा, 20 से 30 डिग्री मतलब मानो क्या ये 10 इसी पोजीशन, ठीक इसी पोजीशन जब रहेगा इसी टाइम तक चलेगा कंप्रेशन। और जब कंप्रेशन रहेगा तब दोनों वाल्व क्लोज रहेगा। अभी देखो अब क्या है, ये जो कंप्रेशन है अभी पिस्टन इसी पोजीशन में आ गया। मैंने क्या बताया कि पूरा टॉप डेड सेंटर में गया नहीं, उससे कुछ पहले ही 10 से
20 डिग्री पहले, मतलब कुछ पहले ही इग्निशन होगा। अभी जलाना है अंदर, एक्सपेंशन अभी होगा, एक्सपेंशन, तो आग जलाना है, अभी एक्सपेंड करना। मतलब ये एग्जाम में पूछता है कि स्पार्क इग्नाइट कब होता है, जस्ट बिफोर कंप्लीटिंग द कंप्रेशन स्ट्रोक, जस्ट बिफोर कंप्लीटिंग द कंप्रेशन स्ट्रोक। कंप्रेशन स्ट्रोक कंप्लीट होने से जस्ट बिफोर पहले, और जस्ट बिफोर मतलब क्या, लगभग 20 से 30 डिग्री पहले ये इग्नाइट होता है। अब देखो डीजल इंजन में बाद में दिखाएंगे, ये इग्नाइट होता है। अब इग्नाइट हो गया, कंप्रेशन, ये गया सक्शन स्ट्रोक, ये कंप्रेशन स्ट्रोक है। अभी क्या शुरू होगा, अब शुरू होगा, अभी लिख देते हैं, ये 30 जो कंप्रेशन है 30 से 40 डिग्री पहले शुरू होता है, और एंड होता है कब, 20 to 30 डिग्री बिफोर TDC, बिफोर TDC 20 to 30 डिग्री बिफोर TDC खत्म होता है, और शुरू होता है क्या, बिफोर 30 to 40 डिग्री बिफोर क्लोज शुरू होता है कंप्रेशन। अब क्या शुरू होगा, अब शुरू होगा क्या, अब शुरू होगा एक्सपेंशन। अभी इग्नाइट हो गया, इधर क्या होगा, इधर इग्नाइट, IG लिख दिया, इग्नाइट हो गया, अब शुरू हो गया कंप्रेशन। तो कंप्रेशन शुरू हो गया, ये होगा कंप्रेशन। अब देखो कंप्रेशन जब चलेगा तो मतलब कंप्रेशन कब से शुरू हुआ, कंप्रेशन शुरू हुआ क्या, जब इग्नाइट हुआ। इग्नाइट कब हुआ, 20 to 30 डिग्री बिफोर TDC, इग्निशन शुरू हुआ, ठीक है, याद आ गया। अब ये चलेगा 30 to 50 डिग्री, ये चलेगा, एंड ये जो इग्निशन है, यानी इग्निशन मतलब एक्सपेंशन स्ट्रोक, एक्सपेंशन स्ट्रोक, ये कब तक चलेगा, इग्निशन यानी एक्सपेंशन। ये देखो ये सब जो है ना नोट्स में लिखा हुआ है मेरा, नोट्स से पढ़ लेना, मैं इसमें बस शॉर्ट में समझा रहा हूँ, ठीक है। एक्सपेंशन, इग्निशन मतलब एक्सपेंशन शुरू हुआ, तो ये कब तक चलेगा, 30 to 50 डिग्री, ठीक है, 30 to 50 डिग्री बिफोर BDC। मतलब ये अब अभी इधर है पोजीशन में, तो इस पोजीशन से 30 to 50 डिग्री, मतलब इसी पोजीशन मानो, ये 32 डिग्री टू 50 डिग्री बिफोर BDC अभी तक चलेगा। मतलब क्या, ये जो है पिस्टन है, इस पोजीशन से लगभग इस पोजीशन में जब आ जाएगा तब तक इग्निशन चलेगा, ठीक है। अब देखो इग्निशन हो गया, इग्निशन मतलब क्या, कम एक्सपेंशन, इग्निशन तो बस इसी पॉइंट में इग्निशन हुआ, और ये कंप्रेशन, ये जो है एक्सपेंशन हो रहा था, एक्सपेंशन, ठीक है। ये एक्सपेंशन चलेगा, मतलब दोनों वाल्व खुला, ओपन क्लोज रहेगा इस पोजीशन में। पिस्टन जब इस पोजीशन में होगा तब, मतलब पूरा BDC में आएगा नहीं, उससे पहले, उससे कितना पहले, 30 से 50 डिग्री पहले ये क्लोज, मतलब एक्सपेंशन खत्म हो जाएगा। अब बारी है एग्जॉस्ट की, मतलब सारा जो बार्न गैस है, बार्न फ्यूल है, वो निकलने की। तब देखो ये ओपन रहेगा, इनलेट वाल्व ओपन हो रहा है। अभी देखो इनलेट वाल्व ओपन कब हो रहा है, 30 to 50 डिग्री बिफोर BDC। अभी इनलेट जो आउटलेट वाल्व है वो ओपन हो रहा है। ओपन कब हो रहा है, 30 to 50 डिग्री बिफोर, ठीक है, बिफोर हो रहा है। अब देखो अभी ये पोजीशन से शुरू होगा आपका एग्जॉस्ट शुरू होगा, मतलब इन आउटलेट वाल्व ओपन। अभी कब तक क्लोज रहेगा, देखो एक पोजीशन है जिस पोजीशन में इनलेट वाल्व आउटलेट वाल्व दोनों ही ओपन रहता है, इसको कहते हैं वाल्व ओवरलैप, ठीक है, वाल्व ओवरलैप कहते हैं इसको। जिस पोजीशन में क्या, जब देखो ये खत्म हो गया, अभी एक्सपेंशन खत्म हो गया, अभी एग्जॉस्ट होना है, तो ये जो अब पिस्टन मानो कि इसी पोजीशन में, ये कितना था, ये था आपका 10 से 20 डिग्री, तो मानो कि इसी पोजीशन के आसपास है। इस पोजीशन में इनलेट वाल्व ओपन हो जाएगा, क्योंकि इनलेट वाल्व से फ्रेश एयर लेना है, और आउटलेट वाल्व ओपन रहेगा क्योंकि इधर से एग्जॉस्ट वाल्व ओपन हो रहा है। तो ये हल्का सा दोनों की ओवरलैप क्यों करवाते हैं, क्योंकि देखो पिस्टन जब ऊपर जाएगा, इसके मदद से, पिस्टन की मदद से, इसके ऊपर जो क्राउन शेप है, इसके मदद से लगभग जो बार्न फ्यूल है वो निकल जाते हैं। पर और भी अच्छे से निकलने के लिए इनलेट वाल्व को एंटर करते हैं, इनलेट वाल्व को एंटर करवाते हैं, क्योंकि इनलेट वाल्व इधर एंटर करेगा तो ये जो पोजीशन है ये जितना लेगा इनलेट वाल्व, फ्रेश एयर फ्यूल जितना मिक्सचर पोजीशन लेगा, तब जो बार्न गैस है वो और भी निकल जाएगा। पूरा जो क्राउन शेप की वजह से जितना हो सके फुल बर्निंग गैस निकलते हैं, ठीक है। ये मतलब जितना हो सके मैक्सिमम निकल जाता है,
पर और भी अच्छे से खाली करने के लिए पोजीशन, ये जो एरिया है बर्न गैस, ताकि उसमें थोड़ा भी ना रहे, हालांकि रहता है फिर भी जितना हो सके वो कम करने के लिए इसी ओवरलैप को छोड़ के रखा है। क्योंकि जब इनलेट वाल्व से फ्रेश एयर आएगा तब ये प्रेशर देगा, प्रेशर देने की वजह से ये जो और भी जितने भी बचा कुचा है वो भी बर्न फ्यूल है वो निकल जाएगा। हालांकि फिर भी अंदर रहता है, वो इग्नोर करो, नेग्लिजिबल है। इसी पोजीशन में मतलब ये लगभग मानो आफ्टर टीडीसी मतलब देखो टीडीसी ये है, टीडीसी 10 से 20 डिग्री पहले टीडीसी ओपन हो गया। अब देखो आफ्टर टीडीसी 10 से 15 डिग्री पहले भी ये जो आउटलेट वाल्व है ये ओपन रहेगा, मतलब ये तक एग्जॉस्ट चलेगा। फिर शुरू हो गया, बाकी जो है वो शुरू हो गया। ये जो बीच में जो ये डिग्री है, ये जो डिग्री है, ये वाला डिग्री, ये जो डिग्री है, इसी डिग्री में वाल्व ओवरलैप होते हैं। ठीक है, अब देख लेते हैं कि जो डीजल इंजन है उसका वाल्व टाइमिंग डायग्राम। ठीक है, बहुत आसान है ये, पेट्रोल का समझ में आ गया मतलब डीजल का भी अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, देखो डीजल दोनों में क्या है, देखो दोनों में एक सिंपल डिफरेंट ये है कि स्पार्क इग्निशन की जगह उधर फ्यूल इंजेक्ट होगा। ठीक है, फुल इंजेक्ट होगा। ठीक, मानो कि ये टॉप डेड सेंटर है। ठीक, अभी थियोरेटिकल क्या इधर से शुरू होने वाला था, पर एक्चुअल में कुछ टाइम पहले से शुरू हो जाएगा। ये बीडीसी है, 10 से 20 डिग्री, 10 डिग्री टू 20 डिग्री पहले इनलेट वाल्व क्या होगा, इनलेट वाल्व ओपन हो जाएगा। फिर इनलेट वाल्व कब तक रहेगा खुला, 25 डिग्री से 40 डिग्री आफ्टर बीडीसी। मतलब क्या, इनलेट वाल्व ओपन डीजल इंजन में 10 से 20 डिग्री बिफोर टीडीसी और क्लोज कब, 25 डिग्री से 40 डिग्री आफ्टर बीडीसी। अच्छा, पेट्रोल इंजन में भी मैं थोड़ा गलत बोल दिया, पेट्रोल इंजन में जो 30 से 40 डिग्री बोला था ना, वो इस पोजीशन में बोला था, वो भी आफ्टर बीडीसी होगा, मतलब इस पोजीशन में होगा। ठीक है, इस पोजीशन में होगा, वो करेक्ट कर लेना। ठीक है, तो 25 से 40 डिग्री आफ्टर बीडीसी ये क्या होगा, आउट इनलेट वाल्व है, इनलेट वाल्व वो क्लोज हो जाएगा। ये मतलब सक्शन स्ट्रोक इस पोजीशन से इस पोजीशन आ गया, इस पोजीशन आने के बाद थोड़ा ऊपर जब जाएगा तब होगा वो क्या 25 से 40 डिग्री ऊपर जब चढ़ेगा क्रैंकशाफ्ट की वजह से, तब होगा इनलेट वाल्व क्लोज। अब से शुरू हो गया क्या, कंप्रेशन स्ट्रोक, कंप्रेशन स्ट्रोक शुरू हो गया। अभी कंप्रेशन स्ट्रोक होगा। अब कंप्रेशन स्ट्रोक जो है ना, मैंने क्या बताया था कि कंप्रेशन स्ट्रोक जस्ट बिफोर कंप्लीटिंग द कंप्रेशन स्ट्रोक, जब पेट्रोल इंजन रहेगा तब होगा इग्नाइट, और ये जब होगा इग्नाइट स्पार्क के थ्रू। अब ये इग्नाइट होगा डीजल इंजन में फ्यूल इंजेक्टर में से फ्यूल निकलेगा फाइन स्प्रे में, तो फाइन स्प्रे में फ्यूल निकलेगा तो फ्यूल इंजेक्टर वाल्व, जो फ्यूल इंजेक्टर वाल्व है वो ओपन हो जाएगा, मतलब फ्यूल वाल्व ओपन हो जाएगा। वो कितना डिग्री, 10 से 15 डिग्री, 10 से 15 डिग्री फ्यूल वाल्व ओपन। फ्यूल वाल्व ओपन कब होगा, 10 डिग्री टू 15 डिग्री बिफोर टीडीसी होगा। और क्लोज कब तक, क्लोज ओपन रहेगा कब तक, 15 से 20 डिग्री फ्यूल वाल्व क्लोज। मतलब क्या, 15 से 20 डिग्री आफ्टर टीडीसी हो गया। मतलब क्या, फ्यूल इग्नाइट हो गया, अभी इग्निशन हो गया, इस पोजीशन में इग्नाइट होता है, इस पोजीशन में इग्नाइट होता है। ठीक, तो अब शुरू हो गया क्या, अब शुरू हो गया एक्सपेंशन स्ट्रोक शुरू हो गया। ठीक है, अब एक्सपेंशन स्ट्रोक, देखो एक्सपेंशन, अब जो एक्सपेंशन स्ट्रोक है अभी कब तक चलेगा, 40 डिग्री से 50 डिग्री बिफोर, लिख देता हूं ये। देखो फ्यूल इंजेक्ट हो गया मतलब इग्नाइट हो गया, मतलब एक्सपेंशन शुरू हो गया। तो एक्सपेंशन डीजल इंजन में क्या,
10 से 15 डिग्री बिफोर TDC, और कब तक चलेगा 40 डिग्री, एक्चुअली 39 होता है ये, 50 डिग्री था, 40 टू 50 डिग्री बिफोर BDC, तब तक चलेगा। ठीक है, तब तक चलेगा, मतलब इस पोजीशन तक ये चलेगा। मतलब अभी ये हो गया क्या, अभी ये हो गया आपका एक्सपेंशन स्ट्रोक। ठीक है, अब से इधर से शुरू होगा क्या, एग्जॉस्ट स्ट्रोक, ये शुरू होगा एग्जॉस्ट स्ट्रोक, ये चलेगा, ये चलेगा, कब तक चलेगा ये चलेगा लगभग वही है 10 से 15 डिग्री, मतलब इसी पोजीशन तक, ये जो है इस पोजीशन 10 से 15 डिग्री आफ्टर TDC हो गया। और अभी शुरू हो गया क्या, अभी शुरू हो गया आपका एग्जॉस्ट स्ट्रोक। एग्जॉस्ट स्ट्रोक कब से शुरू होगा, 40 टू 50 डिग्री बिफोर BDC, 40 डिग्री टू 50 डिग्री बिफोर BDC, ये शुरू हो गया 40 टू 50 डिग्री बिफोर BDC, आपका एग्जॉस्ट स्ट्रोक शुरू हो गया। और कब तक चलेगा ये 10 से 15 डिग्री, 10 डिग्री टू 15 डिग्री आफ्टर TDC, ये हो गया। ठीक है, ऐसे ही जो इग्निशन है, इग्निशन वाल्व है, उसका वो चलता है। ठीक है, तो इसका वाल्व टाइमिंग डायग्राम मैंने पूरा एक्सप्लेन कर दिया और बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया। आपको थोड़ा ये वीडियो समझने में दिक्कत हो सकता है, ये अगर प्रॉब्लम होगा तो थोड़ा रिपीट करके देखना, ये वीडियो 2-3 बार देखना है, क्योंकि ये एक मतलब कॉम्प्लेक्स चैप्टर है, पार्ट है, इस चैप्टर की कॉम्प्लेक्स पार्ट है, पर इसमें से 2-3 क्वेश्चन पूछ सकते हैं। ठीक है, इसमें से एटलीस्ट एक क्वेश्चन तो देगा ही देगा, मान के चलो, तो इसको ठीक से समझना आपको चाहिए। ठीक है, तो देखो अभी ये क्लास की एंड करते हैं, अभी क्लास 4 में मिलते हैं। ठीक है, उसमें और भी कुछ समझाएंगे। उम्मीद है कि वीडियो लास्ट तक देखा होगा, तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर देना। आपका जो हीट इंजन सब्जेक्ट है वो मेरा ड्यूटी है आपको ठीक से करवाना। ठीक है, बिलीव करो मेरे ऊपर, चैनल के साथ जुड़े रहो।